नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है ना। आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि ऑक्यूपेशन मतलब क्या। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपके जो फादर हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं, है ना। किसी के फादर डॉक्टर होंगे, तो किसी के लॉयर होंगे, किसी के पुलिस होंगे, तो किसी के फार्मर होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मतलब देखो जैसे फार्मर क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो खेती उनका क्या है, ऑक्यूपेशन है, राइट। डॉक्टर क्या करते हैं, जो पेशेंट रहते हैं उनका इलाज करते हैं, राइट। तो ये उनका क्या है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो हमें खाने के लिए, रहने के लिए, है ना, अगर हमें अच्छे से रहना है तो हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो हम जो भी काम करते हैं वो हमारा क्या है, ऑक्यूपेशन। कोई टीचर है, टीचिंग करता है, तो वो भी क्या है, उनका ऑक्यूपेशन है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम ह्यूमन ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स इन फिगर 10.1। देखो इस फिगर 10.1 में जो भी फिगर्स दिए गए हैं, आप सबसे पहले इनको देखो और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। ओके, तो चलो हम सबसे पहले पिक्चर्स देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पिक्चर ए, इसमें क्या किया जा रहा है आप समझना, हाँ, आप बस देखते जाओ, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो ये है आपका पिक्चर ए, देखो इसमें। नेक्स्ट देखो ये वाला, ओके। अब ये नेक्स्ट देख लो, ये वाला, दिस वन, एंड लास्ट में ये वाला है, ठीक है। तो चलो आपने ये पिक्चर्स देख लिया। अब क्वेश्चन क्या क्या है उनको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द काउज एंड द बफेलो इन द पिक्चर ए डूइंग। बताइए, ये जो पिक्चर ए है इसमें काऊ और बफेलो क्या कर रही हैं। देखिए ध्यान से और आप बताइए कि ये लोग क्या कर रही हैं, थोड़ा सोचिएगा। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या कर रही हैं, घास खा रही हैं। सही है कि नहीं। देखो ये गाय क्या कर रही है, बफेलो क्या कर रही है, ये लोग घास खा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज बीइंग ऑब्टेन इन पिक्चर बी। अब ये जो पिक्चर बी है, देखो ये जो पिक्चर बी है इसमें क्या ऑब्टेन किया जा रहा है, सोचिए जरा। इजी है, आपको तो देख के ही समझ में आ रहा है कि दूध ऑब्टेन किया जा रहा है ना। देखो यहाँ पे मिल्क निकाला जा रहा है, राइट, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज हैपनिंग एट द मिल्क कलेक्शन सेंटर इन पिक्चर सी। अब पिक्चर सी में क्या हो रहा है सोचिएगा। ये क्या है, ये जो है ना, ये मिल्क कलेक्शन सेंटर है। मतलब यहाँ पे जो भी मिल्क रहता है ना वो यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क को कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सोचिए ज़रा। तो यहाँ पर सब लोग दूध ला रहे हैं, फिर इसमें रखा जा रहा है, ठीक है, मिल्क कलेक्शन सेंटर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन पिक्चर डी व्हाट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, वेयर कुड द टैंकर बी गोइंग। ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना कि ये जो पिक्चर डी है, ठीक है, ये जो पिक्चर डी है इसमें क्या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मतलब ये जो ट्रक है, ठीक है। तो ये ये क्या है, टैंकर है, हाँ। तो टैंकर इसमें क्या लेकर के जा रहा है बताइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा मिल्क लिखा हुआ है, मतलब इस टैंकर में क्या भरा है, मिल्क भरा है। तो मिल्क क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको। ए पिक्चर में क्या हो रहा है, गाय क्या कर रही है, गाय भैंस घास खा रही है। फिर दूसरे वाले पिक्चर में दूध को ऑब्टेन किया जा रहा है, एंड थर्ड वाले पिक्चर में मिल्क कलेक्शन सेंटर पे इसको कलेक्ट किया जा रहा है। एंड जो डी वाला पिक्चर है इसमें क्या किया जा रहा है, मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। देखो Which products are seen in picture E, from what have these products been made। अब पिक्चर E देखिएगा, पिक्चर E कहाँ पर है, तो पिक्चर E ये रहा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर पिक्चर E, तो इस पिक्चर E में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बटर लिखा है, तो ये दूध से यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। दही बनते हैं ना, दूध के दही बनता है, घी बनता है, बटर बनता है, मक्खन बनता है, ये सारी चीज़ें दूध से बनाई जाती हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया इसमें,
व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन पिक्चर ई। अच्छा, तो ये जो पिक्चर ई है ना, इसमें हमने ये तो बोल दिया कि यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं बोला कि और इसमें क्या हो रहा है। मतलब देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पर दही बन रहा है, बटर बन रहा है, ये सारी चीज़ें बन रही है, ठीक, लेकिन और कुछ भी इस पिक्चर में हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, ये देखो, ये क्या कर रही हैं, आप सोचिए ज़रा, ये क्या कर रही हैं, जो क्वालिटी है ना उसको चेक कर रही हैं कि वो सब बराबर है कि नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा ना कोई भी सामान बन जाता है। जैसे अगर आपको, जो आप कुरकुरे खाते हो, ठीक है, तो उसको भी जब बनाना पड़ता है ना, तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, तब जाके उसको बनाया जाता है। कभी आप देखना, कुरकुरे की फैक्ट्री यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या किया जाता है। सबसे पहले तो एकदम सफाई से सारा काम किया जाता है ताकि कुछ भी डिफेक्ट ना हो, क्योंकि देखो अगर कुछ भी खराब निकला तो उनके कंपनी का ही नाम खराब होगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से की जाती हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, क्वालिटी चेक हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द प्रोडक्ट सोन इन पिक्चर एफ विच प्रोडक्ट्स डू यू यूज़। ओके, देखो यहाँ पर ये जो आपका पिक्चर एफ है ना, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, इन प्रोडक्ट्स के अलावा आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसके बारे में बताओ। ओके, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्या, नहीं अभी दो और क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट वुड बी द मेन डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, तो आप ज़रा सोचो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। बहुत इजी है इसका आंसर। हाँ, वैसे आप जब लेसन पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे उसके बारे में इमेजिन करेंगे कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको एग्जाम में याद रहेगा, ठीक है। जब आप खुद से उसका आंसर देते हो ना, तब आपको एग्जाम में याद रहता है कि हाँ मैंने ये आंसर सोचा था, ठीक है। तो आप ज़रा सोचो, चलो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। क्या डिफरेंस होता है, अगर हम मिल्क को ऐसे ही रख देंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, ठीक है, और अगर हम उससे कोई चीज़ बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। और मेन डिफरेंस क्या है, देखो पहले जो मिल्क था उसका जो प्राइस था ना वो कम था, लेकिन जब उससे नई चीज़ें बनाई गई, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए, तो उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है ना। जैसे आपको क्या करना है, दूध से घी बनाना है, ठीक है, तो घी, आप सोचो दूध कितना सस्ता होता है, लेकिन अगर हम दूध और घी को कंपेयर करेंगे तो घी महंगा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें उतना खर्चा आता है, तभी सारी चीज़ें जोड़ करके उसका जो प्राइस है वो हमें बताया जाता है, ठीक है। तो प्राइस उसका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। समझ में आया। देखो मिल्क का प्राइस कम रहता है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस ज़्यादा रहता है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू दिस प्रोडक्ट्स पेरिश क्विकली लाइक मिल्क। मतलब देखो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया कि ये जो प्रोडक्ट्स है क्या ये जल्दी खराब हो जाएंगे मिल्क के जैसा। सोचिए, अगर आप बटर लेकर के आओगे तो मिल्क जैसे अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो वो फट जाता है, तो क्या ऐसे जो बटर है वो भी खराब हो जाएगा? नहीं, बटर आप चाहे कितने दिनों तक भी रख सकते हो। समझ में आया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको बताना था, आंसर देना था, ठीक है। वैसे इजी क्वेश्चन थे, है ना। चलो अभी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि ऑल द अबव पिक्चर आर रिलेटेड टू द रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑब्टेनिंग मिल्क फ्रॉम देम, सेलिंग मिल्क, प्रोसेसिंग मिल्क एट मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर्स, मेकिंग घी, बटर, चीज, श्रीखंड, पनीर, मिल्क पाउडर एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, selling them in the market, etc. This work is carried out at different levels. Man undertakes all these activities to satisfy his own needs. देखो इसमें क्या दिया है, अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए ना, वही सारा यहाँ पर दिया हुआ है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो सभी पिक्चर्स हैं ना, ये किससे रिलेटेड है बताइए। ये जो सभी पिक्चर्स हैं ये किससे रिलेटेड है? रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को पालने से रिलेटेड है।
क्यों? क्योंकि अगर कोई गाय भैंस को पालेगा ही नहीं तो फिर दूध कहाँ से निकलेगा, और जब दूध नहीं मिलेगा तो फिर ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सभी पिक्चर्स हैं वो किससे रिलेटेड है? रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके। ऑब्टेनिंग मिल्क फ्रॉम देम, सेलिंग मिल्क, मतलब देखो जैसे जो मिल्क, देखो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में क्या किया जा रहा है? गाय क्या कर रही है? घास को खा रही है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हो रहा है? ऑब्टेनिंग मिल्क, मतलब मिल्क को ऑब्टेन किया जा रहा है, देखो यहाँ पे यही दिया है। फिर सेलिंग मिल्क, मिल्क को सेल किया जाता है ना। यहाँ पे जब लाते हैं मिल्क कलेक्शन सेंटर में, ऐसे थोड़े ना बस दे करके चले जाते, नहीं, उनको उसके क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। जैसे देखो ये आदमी यहाँ पर लेकर के आए हैं दूध को, कौन है? ये देखो ये आदमी दूध को लेकर के आए हैं, तो क्या ये ऐसे फ्री में दे करके चले जाएंगे? नहीं, इनको पैसे दिए जाएंगे, है कि नहीं। तो सेलिंग मिल्क आ गया इसमें। फिर यहाँ पर क्या है? प्रोसेसिंग मिल्क एट मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर, फिर मिल्क के ऊपर प्रोसेस करना, ठीक है। और फिर क्या क्या बनाना? मेकिंग घी, बटर, चीज़, श्रीखंड, पनीर, मिल्क पाउडर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है ना। और फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में सेल करना। दिस वर्क इज कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स, और ये जो वर्क है ना ये अलग अलग लेवल्स पे किया जाता है। दिस और आगे क्या है कि मैन अंडरटेक्स ऑल दिस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई हिज ओन नीड्स, मतलब देखो ये जो सभी लोग हैं ये सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताइए? अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, है ना। अभी ये जो हैं ये दूध को क्यों निकाल रही हैं? जब दूध को निकालेंगी तो इसको जब बेचेंगी तो उनको पैसे मिलेंगे, इससे इनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। अब यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये क्यों बेच रहे हैं दूध को? क्योंकि जब ये बेचेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि जब ये बेचेंगे तो इनको पैसे मिलेंगे, तो इनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है? अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, है कि नहीं। वी क्लासीफाई दीज एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड द प्रोडक्ट्स दे यील्ड, मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं तो इन एक्टिविटीज़ के आधार पर और जो भी प्रोडक्ट इनसे ऑब्टेन हो रहा है इसके आधार पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि नाउ लुक एट द पिक्चर्स अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन आपको क्या बोल रहा है कि आप इन पिक्चर्स को देखो और फिर यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं चाहती हूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से देने का ट्राई करो, ठीक है। वैसे आपको जब ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चंस है ना ये इस एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे वो सभी इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड थे, राइट। तो ये जो सभी क्वेश्चंस है ना ये इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो और फिर आंसर्स दे सकते हो, ओके। तो आप इसको खुद से ट्राई करिए आंसर्स देने का, ठीक है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। यस, अभी इसको भी पढ़ना जरूरी है, हाँ। यूज़ योर ब्रेन पावर, क्या दिया है इसमें? मिल्क इज अवेलेबल एट ₹40 पर लीटर वाइल दही एट ₹60 पर kg and paneer at ₹200 per kg. If both are obtained from milk, why is there so much difference in their prices? Okay, चलो बताओ। यहाँ पर क्या दिया है कि मिल्क इज अवेलेबल एट ₹40 पर लीटर, मतलब जो मिल्क है वो ₹40 पर लीटर मिलता है, लेकिन दही कितने का मिलता है? उसका 1 kg का प्राइस कितना हो जाता है? 60 रुपीज़। और अगर हम पनीर की बात करें तो 1 किलो का हो जाता है 200 रुपये। तो ये सभी जो भी प्रोडक्ट्स है ये सभी तो मिल्क से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों प्राइस में? सोचिए ज़रा, हाँ। मैंने इसका आंसर आपको दिया है, आप वीडियो क्या कर सकते हो, पीछे जा कर के देख सकते हो वीडियो में क्या बोला है मैंने, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, वैसे इजी है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया इसमें? वी कैरी आउट मेनी एक्टिविटीज़ टू फुलफिल आर नीड्स, वी हैव मेनी ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एक्सेट्रा। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन
nature. It means that the products obtained in these activities are obtained directly from nature. Cows and buffaloes are animals. We domesticate them. See picture A. We get milk from them. Therefore, this occupation is directly dependent on nature. Such occupations which are dependent on nature are called primary occupation. For example, animal husbandry, fishing, etc. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ दिया है ना, इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है. तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, आप इसको एक लाइन में याद करके रखो. क्या, देखिए, जो ऑक्यूपेशन डायरेक्टली डिपेंड होता है नेचर के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे ऑक्यूपेशंस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस. एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, देखो, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, मतलब एनिमल को पालना. जैसे पिक्चर ए में क्या कर रहा है, ये जो है, ये आदमी ये क्या कर रहा है, एनिमल को पाल रहा है, उनको खाना खिला रहा है. क्यों खिला रहा है, क्योंकि जब वो ऐसा करेगा तो गाय वैसे क्या देंगी, दूध देंगी तो उसको पैसे मिलेंगे, पैसे से उसकी नीड्स पूरी होंगी, है कि नहीं. तो ये जो ऑक्यूपेशन है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, राइट. तो ये किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन. समझ में आया आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया. चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे. तो इसमें क्या दिया है कि सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर यूज्ड डायरेक्टली व्हाइल अदर्स आर यूज्ड आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन देम. मतलब देखो, कुछ प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ कर लिए जाते हैं, तो कुछ मतलब कुछ उसमें प्रोसेस होने के बाद, कुछ चेंजेस होने के बाद यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. नाउ सी पिक्चर ए. इन दिस picture the milk is being processed after bringing it to the dairy, that is the product obtained from nature is processed and made into different products. okay, देखो ये पिक्चर ई कहाँ गया, यस. अभी देखो पिक्चर ई में क्या हो रहा है, देखो नेचर से प्रोडक्ट क्या मिला, मिल्क मिला. अभी मिल्क के ऊपर प्रोसेसिंग की जा रही है कि नहीं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद इससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो ये डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है क्या, मतलब हमारे घर पे जो समझो पैक किया हुआ दही आया, तो ये डायरेक्टली दूध मतलब दूध ही आ गया, नहीं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई, इसको दही बनाया गया और फिर आपके घर पे आया, ठीक है ना. तो यहाँ पे यही बताया गया है. चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं. आगे क्या दिया है कि दीज प्रोडक्ट्स आर मोर ड्यूरेबल. हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब इनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा समय तक ये रह सकते हैं, ठीक है, आप उनको ज़्यादा समय तक रख सकते हो, ठीक है. देयर क्वालिटी हैज़ एनहांस टू, और जो इनकी क्वालिटी है ना, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है. एंड देयर फॉर देयर प्राइजेज इज़ ऑल्सो हायर, और इसकी वजह से उनका प्राइस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. अभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है, तो इसी की वजह से होता है. क्यों, क्योंकि जब इनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे दूध से दही बना, तो दही ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, राइट. तो इसलिए इसका जो प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. एग्जाम्पल भी दिए यहाँ पर, श्रीखंड, बटर, चीज़ एंड मिल्क पाउडर आर प्रोसेस्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी मिल्क से बनाई जाती हैं, है ना. दिस प्रोसेसिंग इज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और ये जो प्रोसेसिंग है ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है. इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स. देखो, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर. मोर ड्यूरेबल. अब आप सोचेंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो रॉ मटेरियल मैं आपको बता देती हूँ. देखो, जैसे समझो कि कोई कपड़े बनाने की क्या है, इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो कपड़ा किससे बनाएगी, सोचिए. जब उसके पास किससे बनता है, कपास से बनता है, ठीक है, तो जब उसके पास वो आएगा तभी तो वो बनाएगी. अगर उसके पास आएगा ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो वो कैसे बनाएगी. चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. जैसे अभी जहाँ पे ये जो सारी चीज़ें बनाई जा रही है, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल्क है. अगर उसको मिल्क नहीं मिलेगा तो वो बटर कैसे बनाएंगे, दही कैसे बनाएंगे, घी कैसे बनाएंगे, ठीक है ना. तो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, वो सभी बेस्ड होती है किसके ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर. अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर ये इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती. समझ में आया.
चलो यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि मोर ड्यूरेबल गुड्स आर प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादा समय तक चलने वाले गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। द रॉ मटेरियल सप्लाइड टू द इंडस्ट्रीज इज ऑफन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज में सप्लाई किए जाते हैं, जो ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, नेचर से, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, है ना। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, उस गाय भैंस को क्या करना, पालना, ठीक है, दूध को ऑब्टेन करना, राइट। अब दूध जाता है कहाँ पर, जहाँ पे दही वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर पे, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये जो दूध सप्लाई हुआ ये किस ऑक्यूपेशन से सप्लाई हुआ बताइए, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अब देखो यहाँ पर आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बताया गया है कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है। यहाँ पर हमने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी ना, ये सभी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ही हमने पढ़ा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लास्ट में इसने लिख दिया है कि ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब वो ऑक्यूपेशन जो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर। ऐसे ऑक्यूपेशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। समझ में आया? आई होप कि आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, टर्सरी ऑक्यूपेशन की। तो ये क्या होता है, घबराइए मत, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। चलो पढ़ते हैं, क्या दिया इसमें, नाउ लुक, एक मिनट रुकिए, नाउ लुक पिक्चर्स C, D and F. You will see milk collection and sale of milk, transport of milk and sale of milk products respectively. All these activities are related to the products of primary and secondary occupations. Many times these occupations provide complementary services to the other two occupations. Such occupations are called tertiary occupations. These occupations are complementary to all other occupations. These occupations are also called service occupations. These include transport of goods, loading and unloading of goods and sale of goods, etc. तो स्टूडेंट्स आपको टर्सरी ऑक्यूपेशन समझ में आया, नहीं आया होगा क्योंकि मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं, मैं तो अभी इसी को पढ़ रही थी, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो पिक्चर C, D और F है, C कहाँ पर है, तो C ये है, ओके, D ये है, देख रहे हो ना, C एंड D, एंड लास्ट में है F, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ये किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, ये किस में आता है, टर्सरी ऑक्यूपेशन में, क्योंकि यहाँ पे ना सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इस दुकानदार की, राइट, तो ये क्या मिल्क दूध निकाल के ला रहे हैं, नहीं। अपने घर पे दही बना रहे हैं, नहीं। इनके पास वो प्रोडक्ट आया है, ये क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, टर्सरी ऑक्यूपेशन है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, कहाँ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मिल्क को टैंकर में भर के क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ये किसके अंडर में आएगा, तो टर्सरी ऑक्यूपेशन के अंदर आएगा, ठीक है। फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को लोड करना फिर उतारना, ये भी हो गया। और ये जो टर्शरी ऑक्यूपेशन होता है ना, इसे हम सर्विस ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। एंड सेल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को बेचना, अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो टर्शरी ऑक्यूपेशन आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन की। अब ये क्या होता है, ये भी इजी है, जैसे हमने प्राइमरी सीखा, जैसे हमने सेकेंडरी और टर्शरी सीखा, वैसे ही हम क्वाटरनरी भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दिया इसमें। नाउ लुक एट पिक्चर E. Here you can see a person tasting the prepared milk products. This person is tasting the quality of the products. To do this work, the person must have some special skills. This is also a type of service, but this service is not an ordinary one. It requires special expertise and therefore such services are called quaternary occupation. कुछ आपको समझ में आया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलो अभी हम पिक्चर E में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर E में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सोचिए,
ये टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। जो मिल्क प्रोडक्ट बना हुआ है ये इसकी क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये काम हर कोई कर सकता है? हम आप कर सकते हैं? हम जाकर के उसको टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। इन प्रोडक्ट्स को कौन टेस्ट कर सकता है? वही टेस्ट कर सकता है जिसके पास उतनी क्वालिटी है, मतलब उतना वो पढ़ा लिखा है। कोई अनपढ़ को आप भेज दो और बोलो कि आप इसकी क्वालिटी चेक करो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए इनके पास स्पेशल स्किल है, तभी ये टेस्टिंग का काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो भी ऑक्यूपेशन है ना, ये सभी किस में आते हैं? क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं। समझ में आया आपको? वैसे क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन के और भी एग्जांपल्स है, तो आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो अब यहाँ पे आगे क्या दिया है कि नॉट ऑल द सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जाम्पल दोज ऑफ अ ड्राइवर, नाइफ ग्राइंडर, पुलिसमैन, द पोस्टल सर्विस एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि सभी सर्विसेज जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के ऊपर। मतलब समझो आप, हाँ, मतलब जो भी सर्विसेज होती है वो डायरेक्ट, जैसे जो दुकानदार थे, ठीक है, ये जो दुकानदार हैं ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो सामान बेच रहे हैं ये सामान कहाँ से आया है? पहले तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन, फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से आया है, राइट, है ना। पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ये कहाँ पर आया? जहाँ पे दूध दही वगैरह सारी चीज़ें बनती थी वहाँ पर आया, ठीक है। फिर वहाँ पे दही बनाएगा, बटर, मिल्क, घी, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन से सेकेंडरी वाले में आया, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें की गई, प्रोसेसिंग वगैरह, फिर ये कहाँ पर आया? इनके पास आया फाइनली, और ये क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये तो रिलेटेड है किससे? प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से। लेकिन हर तरह की सर्विसेज जो है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। तो इनका एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो, जैसे कि ड्राइवर हो गया, नाइफ ग्राइंडर, फिर पुलिसमैन एंड पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिए, चलो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। यस, क्या दिया है? लुक एट द पिक्चर इन फिगर 10.2 केयरफुली। वी आर लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। सी इफ यू कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू शुगर प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर ना ये जो पिक्चर दिया गया है 10.2, आप इसे देखना, हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको देखने के लिए, और आप क्लासीफाई करो कि यहाँ पे किस किस टाइप के ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, और क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से क्लासीफाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन समझ में आ गए होंगे। तो क्लासिफिकेशन इतना हार्ड नहीं है, आप सोच समझ सकते हो कि हाँ ये कौन सा टाइप का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, उसको क्लासिफाई करिएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है ना आप इसको ज़रूर से करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और फिर आप नहीं कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे सोचो कि किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, ठीक है। जो भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया रहता है आप उसको करो, ठीक है। वो एक्टिविटी जब आप करोगे तो आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा एक्टिव होगा, आपको एग्ज़ाम में फटाफट से आंसर याद आते जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, चलो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। This is how we classify the human occupations. Different occupations are practiced in different countries of the world. Through these occupations, economic transactions occur within a country and between various countries. These transactions decide the country's production of various goods and their annual income. This in turn is used to decide the extent of the country's development. देखो यहाँ पर क्या दिया है ना कि हम जो है, ठीक है, ये जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया, राइट। फिर आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब
ऐसा नहीं कि बस हमारे इंडिया में ही अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं। कोई प्राइमरी, कहीं कहीं कंट्रीज़ में क्या होता है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, किसी किसी कंट्री में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ज़्यादा होता है, तो किसी किसी में टर्शरी होता है, राइट। तो अलग अलग जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है। थ्रू दीज ऑक्यूपेशंस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स अकर विद इन अ कंट्री एंड बिटवीन वेरियस कंट्रीज। मतलब इन ऑक्यूपेशंस के थ्रू क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं विद इन अ कंट्री एंड बिटवीन वेरियस कंट्रीज, ठीक है, वो सभी किसकी वजह से होते हैं? इन ऑक्यूपेशंस की ही वजह से होते हैं, ठीक है। These transactions decide the country's production of various goods and their annual income। मतलब ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है ना, ठीक है, यही क्या डिसाइड करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड देयर एनुअल इनकम। मतलब किसी भी कंट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसका एनुअल इनकम क्या है, ये सभी कौन डिसाइड करते हैं? तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। दिस इन टर्न इज यूज टू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब आप पूरा ये सोच समझ के रखो, देखो पूरा मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि ये जो ऑक्यूपेशन है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ये क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप हुई है, डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है, या फिर उसको पूरा डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना ये देखो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे ना परसेंटेज दिया गया है कि जैसे बांग्लादेश का दिया है, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिया है और टर्की का दिया है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया गया है ना कि वो जो कंट्री है, जैसे कि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में देखो प्राइमरी ऑक्यूपेशन को ना ये ब्लू वाले से, मतलब ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को इस कलर से, मैरून कलर से, और जो टर्शरी है ना उसको ग्रीन कलर से, ठीक है। तो आपको ये चार्ट देख करके समझ में आएगा कि बांग्लादेश में ज़्यादा कौन सा ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा ऑक्यूपेशन है बताइए? तो ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन को। मतलब क्या हुआ इसका कि बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग कौन से ऑक्यूपेशन में एंगेज है, मतलब ज़्यादातर लोग कौन सा काम करते हैं? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ज़्यादातर लोग क्या है एंगेज है, मतलब खेती से रिलेटेड या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके। अभी नेक्स्ट सेकेंडरी ऑक्यूपेशन देखो, यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन प्राइमरी ऑक्यूपेशन से कितना कम है, आप देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ, देख पा रहे हो ना। अब बात करते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टर्शरी ऑक्यूपेशन बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही करते हैं, ठीक है। और बहुत कम लोग हैं जो टर्शरी ऑक्यूपेशन में हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कंट्रीज विच हैव मोर मैन पावर इंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब देखो, जिस भी कंट्री में ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज होती है किसमें? टर्शरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ऐसे कंट्री को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, कहाँ? जिस कंट्री में ज़्यादातर लोग इंगेज होते हैं किस काम को करने के लिए? हाँ, टर्शरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। मतलब वो कंट्री पूरी की पूरी डेवलप हो चुकी है, ऐसा, ठीक है। वाइल कंट्रीज विच हैव मोर मैन पावर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी डेवलपिंग कंट्रीज़। और जिस कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? नाउ रैंक द कंट्रीज अबव फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग। आपको क्या करना है? यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज दी गई है ना, इनको रैंक देना है। देखो यहाँ पर दिया है ना, फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग, मतलब डेवलप टू डेवलपिंग आपको क्या करना है? रैंक देना है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर लास्ट में रैंक दे देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन कितना कम है ना।
सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इससे थोड़ा ज़्यादा है और टर्शरी ऑक्यूपेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स दिस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। समझ में आया आपको? चलो अभी ये टर्की का देखो, प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ पे इतना है, फिर सेकेंडरी इतना है, टर्शरी इतना, मतलब आप समझो कि लगभग तीनों बराबर ही हैं, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, रैंक देना है। तो कैसे दोगे, देखो ये जो है आपका यूनाइटेड अरब, ये तो पहले नंबर पे आएगा क्योंकि ये पूरा के पूरा डेवलप्ड है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, टर्की आएगा, ये वाला, राइट। और थर्ड नंबर पे आएगा बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, राइट। चलो ये आपने देख लिया। अब हमें आगे कुछ देखना है क्या, नहीं, इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप क्या करो, आप ना गूगल पे बोल रही हूँ, आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो और लेसन का क्या नाम है, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस बाय SK क्लास, ओके, क्वेश्चन आंसर, तब आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जा कर के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।